हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी की सास कुंती विधवा थी और वो काली साड़ी पहनती थी। दामिनी की शादी को 1 महीना बीत चुका था। एक रोज दामिनी अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी शादी में भी आपने काली साड़ी ही क्यों पहनी थी, क्योंकि आपको काली साड़ी इतनी ज्यादा पसंद है कि आप इसके अलावा और कोई साड़ी पहनती ही नहीं हैं। बहू, जब से महेश का बाप मरा है तब से तो मेरे जीवन में अंधेरा ही छाया हुआ है। तो माँ जी, इसलिए आप काली साड़ी पहनती हैं? हाँ बहू, उनके जाने के बाद मैंने भी अपने जीवन को अंधेरे में धकेल लिया। दामिनी और महेश की शादी लव मैरिज थी और कुंती तो दहेज वाली बहू चाहती थी, लेकिन अब तो उसके बेटे की शादी हो चुकी थी। एक रोज दामिनी अपनी सास के कमरे में जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी सास के कमरे में तकिया, चादर, मंदिर का पर्दा सब कुछ काला था। ऐसे में दामिनी को अपनी सास पर शक होता है। तभी वो अपने मन में सोचती है, न जाने ये काले कपड़ों के पीछे क्या राज है। माँ जी ने तो आज तक एक रंगीन या सफेद कपड़ा तक नहीं पहना, और तो और देखो, मंदिर, तकिया, चादर सब काले हैं। इतना सोचने के बाद दामिनी अपने कामों में लग जाती है और जब कुंती को दामिनी हॉल में बैठा देखती है तो दामिनी कुंती से कहती है, माँ जी, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना मंदिर में लाल कपड़े लगा देने चाहिए। ये मेरा घर है, क्या होना चाहिए वो अच्छे से तुझे नजर आ रहा है। अरे ये तो बिना बात गुस्सा कर रही हैं। मुझे तो वैसे भी ये काली साड़ी में सास कम और डायन ज्यादा लगती हैं। अब दामिनी के मन में काले रंग को लेकर ख्याल आने लगे कि कहीं उसकी सास जादू टोना तो नहीं करती, क्योंकि उसने तो अभी 1 महीने से ये सारी चीजें नोट की थी, लेकिन सास को कभी जादू टोने जैसी चीजें करते नहीं देखा था। अब देर रात करीब 2 बजे दामिनी की नींद खुलती है और वो किचन से पानी लाने जाती है तो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है। तभी जैसे ही वो स्टोर रूम का दरवाजा बंद करने जाती है, वैसे ही वो देखती है कि स्टोर रूम में कुंती है, जो काली साड़ी में काली बिंदी और काले सिंदूर के साथ बालों को खोले अपने आगे जादू कर रही थी। तभी ये देखकर दामिनी अपने मन में सोचती है, ये मेरा शक तो सच निकला, यानी माँ जी काला जादू जानती है। लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। मुझे तो ये सब देखकर ही डर लग रहा है, लेकिन अब तो मेरी मौत मेरी सास के हाथों ना हो जाए। अब दामिनी बिना पानी लिए ही कमरे में जाती है, जहाँ पर महेश दामिनी से कहता है, रे क्यों डरा रही है रात में? चैन नहीं है क्या तुझे? कहाँ घूम रही थी? वो माँ जी काली साड़ी जादू। रे तू खुद भूत से कम है कि काली सफेद साड़ी कर रही है? सो जा चुप कर गए। अब अगली सुबह जैसे ही किचन में कुंती आती है, वो अपनी बहू दामिनी से कहती है, बहू, एक काली चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे नींद भी आ रही है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। अब जैसे ही दामिनी चाय बनाती है तो वो चाय बनाते हुए सोच रही होती है और अपने मन में कहती है, हाँ क्यों नहीं, रात में सोई नहीं है तो होगा ही ना सर में दर्द। देखो किसी डायन की तरह दिया जलाकर न जाने क्या पढ़े जा रही थी। दामिनी तो कुंती का रूप देखकर डरी हुई होती है, लेकिन देर शाम कुंती घर पर नहीं होती और दामिनी के घर विमला का आना होता है। विमला आते ही दामिनी से कहती है, बहू, कुंती कहाँ है? कई दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई है, मैंने सोचा देख लूं कहाँ है। माँ जी तो मार्केट गई हैं, कोई काम हो तो बता दो, आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं बहू, मुझे तो कोई काम नहीं है, तू बता, तू कैसी है? आंटी मैं तो भली चंगी हूँ, लेकिन मुझे डर सा लग रहा है। आजकल माँ जी मुझे कुछ सही नहीं लग रही। इतना सुनने के बाद विमला मन में सोचती है, इसे वो वाली बात बता दूं या रहने दूं? चल बता ही देती हूँ। क्या सोच रही हो विमला काकी, बताओ ना। माँ जी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देख, मैं तुझे बता रही हूँ, तू ये बात कुंती को भी मत बोल दियो। तेरी सास काला जादू करती है और अपने पति से बात करने की कोशिश करती है। सच में क्या विमला काकी? हाँ, वो मुझे बता रही थी कि महेश के पिता की कुछ आखिरी इच्छा थी जो वो बताने से पहले ही मर गए, जिसे जानने के लिए तेरी सास अपने पति की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब सच होता है क्या विमला काकी? उसके मन में महेश के पिता के मरने के बाद जो भी चीजें घर कर गई, वो उसे सच मानकर ये चीजें करती है। इसका कोई उपाय नहीं है क्या काकी? ऐसे में तो वो पागल ही हो जाएंगी। अब विमला दामिनी को कुछ ऐसी चीजें बताती है जिससे वो अपनी सास के दिमाग से ये जादू टोने जैसी चीजों का भूत उतार सकेगी और वो अपनी सास को बता सके
कि जो वो चाहती है वो हो ही नहीं सकता था। अब दामिनी कई दिन देखती है कि उसकी सास देर रात स्टोर रूम में किसी को बुलाने का मंत्र पढ़ा करती है। ऐसे ही एक रोज दामिनी अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, पापा जी को मरे हुए कितना समय हो गया है। उनकी कोई आखिरी इच्छा भी रही होगी ना? वो क्या थी माँ जी? क्यों? तू ये सब क्यों पूछ रही है? तुझे पूरी करनी है क्या उनकी आखिरी इच्छा? अगर मुझे पता होता तो मैं ना पूरी कर देती उनकी आखिरी इच्छा। माँ जी, मैंने तो बस यूं ही पूछा आपसे, आप तो बुरा मान जाती हैं। दामिनी ऐसे ही दिन का इंतजार कर रही होती है जब उसकी सास दिन में जादू टोना जैसी चीजें करे। और एक रोज कुंती अपनी बहू दामिनी से कहती है, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है तो तू काम कर लियो और मैं समय से घर आ जाऊंगी। लेकिन माँ जी, ऐसा क्या काम है जो आपको इतनी धूप में ही करना है? शाम में चली जाना। लेकिन कुंती तो अपनी बहू से छुपकर स्टोर रूम में चली जाती है क्योंकि इस बार की पूजा तो दिन में हो रही थी। और जब दामिनी दिन में सो रही होती है तो उसे किसी के हंसने की आवाजें आती है। और जब वो उस आवाज को सुनकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है तो वहाँ उसकी सास कुंती जादू टोना कर रही थी। तभी अचानक से दामिनी दरवाजा खोलती है और अपने बालों को आगे लाकर घुमाने लगती है। ये देखकर कुंती तुरंत उठकर अपनी बहू के पास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? अचानक से क्या कर रही थी तू? तभी चेहरे से बाल हटाते हुए दामिनी अपनी सास से कहती है, कुंती, कैसी है तू? आज तूने मुझे यहाँ पे बुला ही लिया। मेरे प्राणनाथ, मेरे किशोर, तू मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताए बिना ही चले गए थे। मुझे लगा ही नहीं था तुम ऐसे जाओगे। आ गया मैं, और जिस लिए तू ये सब कुछ कर रही थी वो भी तुझे बताकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या थी? मेरी आखिरी इच्छा यही थी, मेरे जाने के बाद तू बेवा वाली जिंदगी ना जिए, मेरे जाने का अफसोस ना करे, खुश रहे। लेकिन तूने क्या किया? पूरे घर को काले कपड़ों के साथ काली शक्तियों से भर दिया तूने। तू मेरे बिना भी खुश रहेगी, यही थी मेरी आखिरी इच्छा। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आप कहें। इतना कहने के बाद ही दामिनी बेहोश हो जाती है और उसकी सास दामिनी को उठाते हुए कहती है, बहू उठ, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? माँ जी, हम कहाँ हैं? चल बहू, मैं तुझे बाद में सब बताती हूँ। और अगले ही दिन सुबह दामिनी देखती है कि उसकी काली साड़ी पहनने वाली सास अब लाल चटकदार साड़ी में है और मंदिर में पूजा कर रही है। और तो और मंदिर में लाल पर्दा भी लगा है क्योंकि कुंती अपने पति की बात मान लेती है। तभी दामिनी अपने मन में सोचती है, क्या एक्टिंग की दामिनी तूने, मजा ही आ गया, एक पल में ही सब बदल गया। और इस तरह दामिनी अपनी सास का काली साड़ी पहनना बंद करवा देती है। अनीशा और प्रियंका बचपन से ही एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज सब एक साथ ही किया था। दोनों हमेशा साथ रहती, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। एक तरफ जहां अनीशा को पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता था और ना ही पैसे के आगे वो किसी भी इंसान का मोल रखती, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका को पैसे से कोई खास लगाव नहीं था। उसके लिए पैसों से ज्यादा इंसान का मोल था। कई बार इन बातों को लेकर दोनों में बहस भी हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ ही दोनों की शादी भी हो जाती है, जिसके कारण वो दोनों अलग हो जाती है। तभी एक रोज अनीशा अपने पति राजीव से कहती है, राजीव जी, आप फिर से घर जल्दी आ गए। अरे कभी तो ओवर टाइम कर लिया करो ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। यार कैसी वाइफ हो तुम? यहाँ सबकी वाइफ ये सोचती है कि मेरा पति जल्दी घर आ जाए, थोड़ा टाइम दे, और एक तुम हो कि तुम्हें पैसे को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता। राजीव जी, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है और ना ही कोई खुशी। अच्छा, तो तुम्हें पैसा इतना प्यारा है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझ में और पैसों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं पैसा चुनूंगी। अरे मुझे पैसे से बहुत प्यार है और अगर आपको मुझसे प्यार है ना तो पैसा कमाइए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसा कमाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें हर खुशी दे सकूं, बस थोड़ा टाइम दो। अनीशा की लाइफ उस कहावत से ही मैच करती है कि जिसके पास जो चीज होती है उस इंसान को उसी चीज की कदर नहीं होती। जहां अनीशा को अपने पैसों के आगे अपने पति के प्यार, उसकी केयर तक दिखाई नहीं देती थी और उसकी वो कोई कदर नहीं करती थी।
वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त प्रियंका, जिसको इन सब चीजों की कदर थी, उसकी लाइफ में ये चीज दूर दूर तक नहीं थी। जैसे दोनों के स्वभाव में अंतर था, वैसे ही दोनों के जीवन में और जीवन साथी में भी बहुत अंतर था। इस बात को लेकर कई बार प्रियंका अपने पति अक्षय से लड़ती भी थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक रोज अक्षय देर रात ड्रिंक करके घर आता है, जिसे देखकर प्रियंका कहती है, आप कहाँ थे इतनी रात तक? कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना। क्या यार, तुम क्या मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास टाइम का कोई पता नहीं है। और तुम्हें कमी किस बात की है? आराम से रहो यहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है जो आज तक आप समझ नहीं पाए कि मुझे कमी किस चीज की है। अरे नहीं चाहिए मुझे इतना पैसा जो मैं आपको ही खो दूं। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ और तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए जिस पर सिर्फ मेरा हक हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम बहुत अजीब वाइफ हो यार। एक तो सब वाइफ चाहती है कि उनका पति बहुत पैसा कमाए, और एक तुम हो जो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। रह तो रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? मैडम, बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जरूरत से ज्यादा पैसा भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे पैसे का क्या फायदा जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर दे। यार, मैं तुम्हारे ये प्रवचन सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर अक्षय अपने रूम में चला जाता है और प्रियंका सोफे पर ही रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय प्रियंका के उठने से पहले अक्षय फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब प्रियंका की आंख खुलती है तो उसे पूरे घर में कोई दिखाई नहीं देता और वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल जाती है, जहां उसकी गाड़ी से एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की ही दोस्त अनीशा थी, जिसे इतने सालों बाद देखकर प्रियंका गाड़ी से उतरकर उसे गले लगाकर कहती है, मैं तुझे बता नहीं सकती यार कि तुझे ऐसे सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ यार, लेकिन तेरे तो तेवर ही बदल गए हैं। इतनी बढ़िया गाड़ी, महंगे कपड़े, गहने, लॉटरी लग गई क्या तेरी? लेकिन तू नहीं बदली अभी भी। सबसे पहले पैसा, एक बार ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। ऐसी बात नहीं है, चल ना घर चलते हैं। आज मेरे पति भी घर पर ही हैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा। ओके। इतना कहकर अनीशा प्रियंका को अपने घर ले जाती है और अपने पति राजीव से मिलवाती है। सभी एक साथ बैठकर आपस में काफी बातें करते हैं। कुछ देर बाद अनीशा चाय लेने किचन में जाती है। तभी राजीव प्रियंका से कहता है, प्रियंका जी, आप तो अनीशा की सबसे अच्छी दोस्त हैं। आप ही बताइए, मैं आज उसे ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो उसे बहुत पसंद आए और वो खुश हो जाए। आज उसका बर्थडे है, इसीलिए। मैं आपको क्या बताऊं राजीव जी, आप उसके पति हैं। आप उसे प्यार से जो भी देंगे उसे सब अच्छा लगेगा। अब गिफ्ट और पैसे से ज्यादा तो आप उसके लिए प्यारे होंगे ना। अब मैं आपको क्या बताऊं प्रियंका जी कि अनीशा के लिए पैसे से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं भी नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं राजीव जी, ये अनीशा को पैसे से ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं, शायद आप भी नहीं। प्रियंका और राजीव एक दूसरे के सामने बैठकर अपनी मन में ही बड़बड़ा रहे थे। कुछ देर बाद अनीशा जैसे ही चाय लेकर आती है, तभी राजीव अनीशा का हाथ पकड़कर उसे प्यार से बर्थडे विश करते हुए एक फूल देता है और अपनी शादी की फोटो को फ्रेम करवाकर गिफ्ट करता है, जिस पर अनीशा गुस्से में कहती है, आप नहीं सुधर सकते। अरे मैं इन फूलों और फोटो फ्रेम का क्या करूं? आप तो मुझे वैसे भी सुबह शाम दिख जाते हो, फोटो फ्रेम में देखना ज्यादा जरूरी है। मैंने इतने प्यार से दिया है तुम्हें, तुम हर चीज में पैसा क्यों देखती हो? कभी किसी की फीलिंग की भी कदर कर लिया करो। जिस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा। क्या प्यार? ये किराए का घर जिसमें ठीक से फर्नीचर तक नहीं है, ना अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। अरे मुझे एक अच्छी अमीरों वाली लाइफ जीनी है जो आप मुझे कभी दे ही नहीं सकते। सॉरी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, बट अनीशा तुम पागल हो गई हो क्या? बचपन से लेकर आज तक तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। मुझे लगा कि शायद इतना अच्छा पति पाकर तुम बदल गई होगी, लेकिन नहीं, तुझे तो आज भी पति से ज्यादा प्यारा पैसा ही है। न तुझे कल इंसानों की कदर थी, न आज है। अरे वाह, कुछ समय में ही तुम्हें पता चल गया कि ये बहुत अच्छे पति हैं। अरे ये किसी लायक नहीं है, इन्होंने आज तक मुझे दिया ही क्या है। और अगर इनके बदले में अगर कोई मुझे पैसे दे देना तो मैं पैसे ले लूंगी और इन्हें बेच दूंगी। क्या बकवास कर रही है तू? चुप हो जा। प्रियंका जी, मैं ऑफिस चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर राजीव ऑफिस चला जाता है
और उसकी फ्रेंड प्रियंका भी उसकी बातों से दुखी होकर अपने घर वापस चली आती है। लेकिन अनीशा को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज उसने अपने पति के साथ कितना गलत किया। सबके जाने के कुछ देर बाद वो भी बड़े मजे से अपने बर्थडे की शॉपिंग के लिए मार्केट में चली जाती है, जहां उसकी नजर एक नई खुली बड़ी सी शॉप पर जाती है, जहां कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे पढ़कर उसकी आंखें चमक जाती है। स्पेशल ऑफर, नई दुकान पर जितना मर्जी सामान खरीदिए और पैसे एक दिन बाद दीजिए और ज्यादा सामान खरीदने पर एक सोने का सिक्का मुफ्त पाइए। अनीशा उसे पढ़ते ही बिना कुछ सोचे समझे दुकान पर जाकर सारे महंगे बहुत सारे सामान खरीदकर बड़ी खुशी से अपने घर वापस आती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रात को जैसे ही राजीव ऑफिस से घर आता है, अनीशा उसे गले लगा लेती है, जिस पर राजीव के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलता है, हो गया गुस्सा ठंडा मैडम, जो आते ही इतना प्यार। ये प्यार गुस्सा ठंडा होने के लिए नहीं है, बल्कि अपने पसंद की सारी चीजें घर लाने के लिए है और इस सोने के सिक्के के लिए है, जिसके पैसे आपको कल देने हैं। तुमने ये सब क्या किया? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनका बिल दे सकूं। मुझे ये सब नहीं पता। राजीव अनीशा की इस हरकत से बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके पैसे कैसे दे। उसे ये सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है और सुबह उस दुकान के कुछ लोग पैसे लेने उसके घर आते हैं और पैसे ना देने पर राजीव को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिस पर भी अनीशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है और ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपने पति की कमी महसूस होती है और अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की मदद से अपने पति को घर वापस ले आती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।